हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोवर सॉल्यूशंस पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं आर्थिक परीक्षा 2021-22 क्लास 12th विषय अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य संकाय का संपूर्ण हल। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हमने सारे क्वेश्चन के आंसर को पहले से ही मार्क कर रखा है ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और 4 से 5 मिनट की टाइम पर ही हमारा ये वीडियो जो है कंप्लीट हो जाए और आपका ज़्यादा टाइम भी लॉस ना हो। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, हम चलिए प्रश्न क्रमांक 1 से शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। सेकेंड पॉइंट है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित। तीसरा पॉइंट है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं क्वेश्चन और आंसर इसलिए साथ साथ में पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपकी स्क्रीन पर तो सारे आंसर दिख ही रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पर सारे आंसर दिख रहे हैं, तो मैं खाली उसको रीड कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना जाए। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है मैं एक दो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ तो वो चीज़ आप मिस कर दें, मैं ये नहीं चाहता। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। 3 से 4 मिनट की वीडियो में लगभग सारे क्वेश्चन को कवर आउट कर लेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती हैं, स्थापना वस्तुएं कहलाती हैं। पांचवा पॉइंट है, मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती हैं, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा 3। 6 नंबर पॉइंट है, मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा कीमत के परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक पहला कंप्लीट होता है। दूसरे पर चलते हैं। दूसरा जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने सारे क्वेश्चन को पहले से ही मार्क कर रखा है, लिख रखा है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पास मिस्टेक से गलत रॉन्ग आंसर लिख गया था, तो इसको मैंने जो है सुधारा है ताकि ये राइट आंसर रहे। ठीक है, तो आप इस पर मत जाइएगा, मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बिल्कुल 101% जो है एक्यूरेट सही ही प्रोवाइड करा रखे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन अवधि से होता है। दूसरा पॉइंट है, लागत फलन में लागत, तो सॉरी इसका मैं सेकंड का आंसर जो है इसमें पेपर पे नहीं लिख पाया हूं, तो आप इसको लिख लीजिएगा निर्गत तथा उत्पादन। ठीक है, तो निर्गत तथा उत्पादन इसका इसमें आपको भरना है सेकंड वाले में। लागत फलन में लागत निर्गत तथा उत्पादन का फलन होता है। ठीक है, तो सेकंड में निर्गत तथा उत्पादन आपको भर देना है। तीसरा पॉइंट है, पूर्ति का नियम कीमत एवं वस्तु की पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध बताता है। चौथा पॉइंट है, दूध जैसी वस्तुओं के लिए पूर्ति की लोच शून्य होती है। पांचवा पॉइंट है, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता समरूप वस्तुएं बेचते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, समरूप। आपको पांचवें में समरूप भरना है। 6 नंबर पॉइंट है, वस्तु की कीमत का निर्धारण दोनों मांग तथा पूर्ति बलों वक्रों द्वारा होती है। सातवां पॉइंट है, कृषि वस्तुओं के लिए कीमत की निम्नतम सीमा को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक दूसरा जो है कंप्लीट होता है। अब प्रश्न क्रमांक तीसरे पर बढ़ते हैं, और प्रश्न क्रमांक तीसरा जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सही जोड़ी मिलाइए। तो चलिए, जैसा कि मैंने इसमें नंबरिंग डिजिट भी लिख रखा है और एक दूसरे से लाइन मैच भी करा रखा है ताकि आपको बिल्कुल भी समझने में परेशानी ना हो, इस वजह से मैंने दोनों फॉर्मेट में ही आंसर आपको प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रीड कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और एक विशेष बात फ्रेंड्स, कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने पेपर को जरूर साथ में रख के देखें, ताकि जब भी हमें कोई आंसर रीड कर रहा हूँ या आपको आंसर मिल रहा है या फिर आप कोई भी आंसर मैच कर रहे हैं, तो उसका पेपर रखे रहेंगे, तुरंत जो है इसको रीड कर सकें। ठीक है, तो पहला पॉइंट है टिकाऊ वस्तुएं, तो इसका हो जाएगा निर्मित क्षेत्र। दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद, तो इसको आपको जीडीपी से मैच करा देना है। तीसरा पॉइंट है शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो इसको आपको एनडीपी से मैच करा देना है। जैसे कि आपको मैं खाली रीड कर रहा हूँ, बाकी आपको आंसर तो दिख ही रहा है स्क्रीन पे। मैं कौन सा चौथा पढ़ रहा हूँ, तो चौथा कौन सा है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका आपको एनएनपी भर देना है, ऊपर से थर्ड वाला। ठीक है, पांचवा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो इसको आपको जीएनपी भर देना है। 6 नंबर पॉइंट है प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है कृषि तथा संबंधित क्षेत्र, इससे संबंधित होता है प्राथमिक क्षेत्र। लास्ट वाला है द्वितीय क्षेत्र, तो ये जो है निर्जित आय से संबंधित होता है, सॉरी अर्जित आय से संबंधित होता है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक चौथे पर बढ़ते हैं, और चौथे में दिया है सत्य एवं असत्य। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि मैंने सारे को सत्य और असत्य मैंने राइट कर रखा है। जो क्रॉस वाले हैं वो असत्य हैं, और जो मैंने सही का मार्क कर रखा है वो सत्य है उसका आंसर। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो इसका ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड का भी राइट आंसर है, थर्ड का भी राइट होगा,
चौथा जो है गलत है, रॉन्ग है, पांचवा जो है सत्य है और छठवां भी असत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक चौथा भी जो है कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक पांचवें पर बढ़ते हैं और पांचवें का जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने बहुत सारे इसमें आंसर जो है लिख रखे हैं। हो सकता है आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जाए कि कौन सा किसका आंसर है, तो मैं इसको आपको एक बार रीड करके बता दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी समझने में परेशानी ना हो और आप इजीली वे पर जो है अपने आंसर को लिख पाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है एमपीसी का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, इसको हिंदी में हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है एमपीसी का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एमपीएस का क्या अर्थ है। तो इसको हिंदी में सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, तो अगर आप मेरे वॉइस के थ्रू अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को बैक करके भी एक बार ऑडियो सुनिएगा तो उसका आंसर आप लिख पाएंगे। तीसरा पॉइंट है इसका क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम लिखिए। तो जो भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक है, जैसा कि आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा तीसरा पॉइंट के, भारतीय रिजर्व बैंक इसका आंसर होगा। चौथा पॉइंट है एसबीआई का पूर्ण रूप लिखिए। तो इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा है साख का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तुओं के हस्तांतरण के कारण उत्पन्न भुगतान प्राप्त करने का अधिकार जो है हम साख को समझते हैं। छठवां पॉइंट है CRR क्या है। तो इसका फुल फॉर्म जो है कैश रिजर्व रेशियो है, जिसे हम नगद आरक्षित अनुपात भी कहते हैं और इसका आप ऐसा समझिए परिभाषा होती है वह राशि है जो बैंकों को हर समय भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन मैंने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक के आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप कहीं मिस कर रहे होंगे, आप आंसर नहीं लिख पा रहे होंगे, तो वीडियो को एक बार फिर से बैक करके देखिएगा, आप उसके आंसर को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।